नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फिर शुरू करते हैं अपना आज के न्यूज के साथ। मैं फिर से हाजिर हूं। चलिए फिर से लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, नए साल में अपना एक नया एम बनाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यदि कोई कहते हैं व्यक्ति यदि लगातार कार्य करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सबसे ज्यादा आवश्यक बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर कार्य करे, लगन से करे और छोटे छोटे स्टेप ले तो उसका जीवन अवश्य सफल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। देखते हैं पहली न्यूज क्या है। कई राज्यों ने मांग की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, जब जीएसटी लागू किया गया था तो उसमें से राज्यों का कुछ नुकसान हो रहा था और उस नुकसान को भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम आपको इस क्षतिपूर्ति को देंगे, जिसका समय अभी समाप्त हो रहा है। तो सभी राज्यों ने अभी ये कहा कि इस क्षतिपूर्ति को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने ये मांग की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और ये मांगे इसलिए की गई हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है और जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। तो जीएसटी कराधान जो जीएसटी है वो संविधान के 101 यानी 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू होने के बाद जुलाई 2017 सॉरी हाँ 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय हो गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात देखने वाली है कि जो जीएसटी है वो बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों को एक कर में शामिल करके विलय कर दिया गया था। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या है? सैद्धांतिक रूप से जीएसटी को पिछले कर व्यवस्था के रूप में ज्यादा राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। हालांकि नई सरकार नई सॉरी नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है, ना कि विनिर्माण दर पर। तो इस प्रकार से मतलब यह है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माता राज्य को नुकसान होगा और इसलिए कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का कड़ा विरोध किया। इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए क्षतिपूर्ति विचार रखा गया। केंद्र ने 5 वर्ष की अवधि हेतु जीएसटी करने के कारण राजस्व के किसी भी कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का वादा किया था, जिसे अब राज्य कह रहे हैं कि इसे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में जीएसटी की बढ़ाने की जो 5 वर्ष की मांग है और जीएसटी में कुछ बड़े करों को इकट्ठा करके राज्य और केंद्र सरकार को एक कर बना दिया गया था। तो जिसके माध्यम से अभी सर राज्य कह रहे हैं कि इन्हें इसे क्षतिपूर्ति को आप 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दें। तो यहीं पर देखते हैं क्या है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। तो जीएसटी को 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, लग्जरी टैक्स आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया। यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है, यानी ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है और जहां पर इसका अंतिम उपभोग बिंदु होगा वहां पर इसे लगाया जाता है। इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दे आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया है। यानी कहना ये चाहें कि यदि कोई वस्तु आंध्र प्रदेश में बनती है तो और वो बिकती कर्नाटक में है तो उस पर जो कर लगेगा वो कर्नाटक में लगेगा, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर कर लगाया जाने वाला कर कहा जाता है। तो बात करते हैं वस्तु या सेवाओं यानी इनपुट पर खरीद के लिए एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिए सेट किया जा सकता है, यानी सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
यहाँ पर फ्रेंड्स बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान खरीद कर लाता है और उससे कोई वस्तु निर्माण करता है, सपोज करिए कोई व्यक्ति एक एक ए वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और उस पर कुछ कार्य करता है, कार्य करने के बाद उसे 150 में बेचता है, तो यहाँ पर जो 150 में बेचता है वो यहाँ पर केवल 50 पर टैक्स लगेगा, 50 रुपीज़ पर केवल टैक्स लगेगा, ना कि 100 पर। क्योंकि जो टैक्स जो जब उसने 100 रुपए का वो सामान खरीदा था तो उस पर ऑलरेडी पहले से टैक्स दिया जा चुका है। तो फ्रेंड्स उसको 150 रुपए पर टैक्स लगाएगी सरकार और बाद में इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस करेगी। तो इस प्रकार से जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये टैक्स है। तो बात करते हैं जीएसटी के तहत एक कर संरचना की, तो इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी, वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए सीजीएसटी, जीएसटी राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी, और अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्पाद शुल्क और सेवा कर आदि को कवर करने के लिए सीजीएसटी, वैट, लग्जरी वैट टैक्स आदि को कवर करने के लिए एसजीएसटी और अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए आईजीएसटी का उपयोग किया जाता है। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिए एक प्रणाली है। इन बहुतायत चरणों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी को 4 दरों में 5%, 12%, 18% और 28% पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसे कृपया अपने लिए नोट डाउन करें और नए साल में इसे अपने आने वाले एग्जाम में उपयोग करें। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसी न्यूज़ में थोड़ा सा दिया गया है इस स्लैब में कि 50% सेंटर का यहाँ पर जो हिस्से होंगे वो 50% सेंटर और 50% स्टेट लेगा। बात कही गई है इसमें कि जीएसटी, स्टेट जीएसटी क्या है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसे कृपया आप देखें। और जैसे शुरू में बताया गया है व्हाट इज इट, यानी जीएसटी एम्स टू स्टैच टुगेदर द कॉमन मार्केट बाय द डिमिनिशिंग द फिजिकल बैरियर बिटवीन द स्टेट. It is a single national uniform tax levied across the country on all goods and services. तो इस प्रकार से मैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो इसमें भी बहुत सारी बातें आपको जीएसटी के विषय में बताई गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कि वाई एम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट अबाउट टैक्स रेट्स, कंपनसेटिंग स्टेट, इंटर स्टेट मूवमेंट। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को बताया गया। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हम लोग बात करते हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। अभी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। तो पुडुचेरी के लिए राज्य की मांग एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है, जिससे यह पुडुचेरी में और अधिक उद्योगों को आमंत्रित कर तथा पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। केंद्रीय शासित प्रदेशों के विषय में जानते हैं क्या होते हैं। यूटी उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग, यानी आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से इनमें अलग है, इसलिए इसे किसी राज्य में मिलाया नहीं जा सकता, या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं। इन कारणों से वे अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सकते हैं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता थी। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली इन संबंध में अपवाद हैं, यानी अभी पुडुचेरी हो गया आपका और जम्मू कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में अपवाद हैं।
तथा आंशिक राज्य की स्थिति के कारण एक निर्वाचित विधायिका और सरकार भी यहाँ होती है। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम इस प्रकार देखते हैं: दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी। तो इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने या एक राज्य को दूसरे राज्य में विलय करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर संघ में प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार के पास नए राज्यों को निर्मित करने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने, किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को परिवर्तित करने की शक्ति है। बात करते हैं पुडुचेरी के परिप्रेक्ष्य में, तो पुडुचेरी शहर दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इस यूटी का गठन 1962 में फ्रांस के भारत में 4 पूर्व उपनिवेशक में से एक के रूप में किया गया था। पुडुचेरी और कराईकल भारत के दक्षिण पूर्व कोरोमंडल तट के साथ यानी पूर्वी तट के साथ उत्तर में है और माहे केरल राज्य से घिरे हुए पश्चिम मालाबार तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से पुडुचेरी में 3 जिले आते हैं, पहला पुडुचेरी, दूसरा कराईकल और तीसरा माहे। तो बात करते हैं इनको इस मैप में थोड़ा सा देखते हैं। वर्ष 1674 में इसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी व्यापार केंद्र के रूप में हुई थी। यानी 1600 में जब हमारे यहाँ फ्रांसीसी व्यापार के केंद्र के रूप में इसका यानी 1674 में उदय हुआ था, जब इसे एक स्थानीय शासक ने खरीदा गया था। पुडुचेरी उपनिवेश 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी और डचों के बीच लगातार लड़ाई का केंद्र बना रहा और इस प्रकार कई ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा किया गया। हालांकि वर्ष 1962 तक भारत में स्थानांतरित होने तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। फ्रेंड्स, इन मैप में देखते हैं थोड़ा सा। मैप में देखिए, यह है आपका पुडुचेरी, यहीं पर है आपका कराईकल और ये है आपका इधर माहे। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो अगले स्टेप में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में अब जाना जाएगा। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनका एक पुत्र दामोदर राव पैदा हुआ, जो अपने जन्म के 4 महीने के भीतर ही मर गया। शिशु की मृत्यु के बाद उनके पति ने एक चचेरे भाई के बच्चे अंगद राव को गोद लिया, जिसका नाम महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर योद्धाओं में से एक थी। वर्ष 1853 में जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यापकगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया और राज्य पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को विलय से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली महिला इकाई यानी 1943 में शुरू की तो इसका नाम झांसी की बहादुर रानी के नाम पर रखा, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से इंडियन नेशनल आर्मी में भी पहली महिला इकाई थी जो कि 1943 में शुरू हुई, रानी लक्ष्मीबाई। तो अब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विषय में, यानी व्यापकगत का सिद्धांत।
यह वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे लॉर्ड डलहौजी, यानी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की गई जाने वाली नीति थी। इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इस प्रकार भारतीय शासन के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था। व्यापकगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्नलिखित राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। पहला था 1848 में सतारा, 49 में जैतपुर और संभलपुर, फिर अगला था बाघाट और उदयपुर। तो इस प्रकार से ये कई राज्य सामने आए जिन्हें इस तरह का दंश झेलना पड़ा, और नागपुर, झांसी, उदयपुर, तो इन प्रकार से सबसे पहले जैसे बताया सतारा, और सतारा के बाद जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, बघाट, झांसी, नागपुर। तो इस तरह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से इन्हें कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और बाद में इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पढ़ें भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय और शैक्षिक प्रशासन सहित हितधारकों को राष्ट्रीय राज्य स्तर पर शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिखाने के लिए स्तर पर सुधार लाना। अभियान के तहत बच्चों को रचनात्मक, विवेचनात्मक, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की यथार्थता समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रुचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे शिक्षकों, माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। यह अभियान अगले वर्ष 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार पढ़े भारत अभियान शुरू किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज से, जो कि 100 दिनों का अभियान है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं नागालैंड में 6 माह के लिए अफस्पा का विस्तार कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये अफस्पा क्या है, इस न्यूज़ के अंतर्गत इसमें जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समग्र नागालैंड में, पूरे नागालैंड में सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 6 माह तक अतिरिक्त समय अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है। पिछली बार ऐसा विस्तार इसी वर्ष जून माह में किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1958 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू है, जो सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी करने, वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है। साथ ही यह सुरक्षा बलों को अभियोजन और कानूनी मुकदमों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अफस्पा के तहत केंद्रीय सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवाद के चलते अशांत घोषित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो अफस्पा है इसे कुछ साधारण शब्दों में इस प्रकार कहें कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में ये लागू होता है, वहाँ पर सैनिकों को या सुरक्षा बलों को इस चीज़ का अधिकार होता है कि वो कहीं पर भी बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, किसी को भी डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी को भी गोली मार सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अशांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसे लागू किया जाता है। और इस प्रकार आज के लिए हम लोग इतनी ही न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। I wish to all be happy and enjoy 22 with happiness.